प्रिय छात्रों, आज हम रैखिक प्रोग्रामिंग की प्रश्नावली 12.2 को हल करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने 12.1 को हल कर लिया है। तो इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, रेशमा दो प्रकार के भोज्य P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हो। आगे कहा गया है, भोज्य P की लागत 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और भोज्य Q की लागत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। भोज्य P में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B है, जबकि भोज्य Q में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B की न्यूनतम मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। अब यहां से हमें पहले उद्देश्य फलन और असमीकाएं बनानी होंगी, जैसा कि पहले वाले प्रश्न में दिया गया था, जो इससे पहली प्रश्नावली थी। अब हम इन असमीकाओं को किस प्रकार निर्धारित करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि रेशमा x किलोग्राम भोज्य P तथा y किलोग्राम भोज्य Q मिलाती है। यहां पर उद्देश्य फलन लिखना हमें, तो उद्देश्य फलन जो होगा वो होगा मिश्रण की कीमत, क्योंकि क्वेश्चन में मिश्रण की कीमत पूछी गई है कि मिश्रण की न्यूनतम लागत क्या है। तो यहां पर लिख देते हैं हम न्यूनतम लागत, या फिर उसे करेंगे हम उद्देश्य फलन। तो उद्देश्य फलन हो जाएगा इसका z बराबर, यहां पर उद्देश्य फलन में हम देखेंगे इसकी कीमत है 60 रुपये प्रति किलोग्राम और यह है हमारी 80 रुपये प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम के 60 है, जबकि हम x किलोग्राम मिला रहे हैं, तो ये 60x हो जाएगा। इसी प्रकार जो P की लागत है वो 60 थी और जो Q की लागत है वो 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब 1 किलो का मान 80 रुपये है, तो हम मिलाते हैं यहाँ पर y किलो, इसलिए हो जाएगा 80y। दोबारा समझ लीजिए, 1 किलो की कीमत 60 रुपये है, तो x किलो की कीमत 60x हो जाएगी। इसी प्रकार 1 किलो की कीमत y रुपये है, तो 80 किलो की 80y रुपये कीमत हो जाएगी। अब बनाते हैं असमीकाएं। असमीकाएं कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। अब असमीकाएं जो बनाएंगे, हम पहली असमीका बनाएंगे विटामिन A के लिए और दूसरी असमीका बनाएंगे विटामिन B के लिए। असमीका उसके लिए बनाते हैं जो यहाँ पर मिश्रण में दिया गया है। मिश्रण में हमें दिया गया है 8 मात्रक A और 11 मात्रक B, तो इन दोनों के लिए ही हमें असमीका बनानी है। यहाँ पर लिख देते हैं विटामिन A के लिए। अब A के लिए कैसे बनाएंगे ये समझ लेते हैं। हमें कहा गया है जो P भोज्य था उसमें 3 मात्रक प्रति किलोग्राम है A। अब 1 किलो में 3 है, जबकि हम x किलो लेकर चल रहे हैं, तो 3x हो जाएगा। इसी प्रकार जो Q था, Q में कितना है A, जबकि Q में 4 मात्रक है, तो ये हो जाएगा 4 1 किलो का, और हम लेकर चले हैं y, तो ये हो जाएगा 4y। अब ये देखो कि टोटल मिलाने के बाद ये P मिला दिया और ये Q मिला दिया। मिलाने के बाद जो मिश्रण में लागत है, मतलब विटामिन A है, वो कितना है, वो दिया गया है अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A है, मतलब इसका मान जो है वो कम से कम क्या माना जाएगा, 8। तो इसमें 8 मात्रक है टोटल A, ये P का A है, ये Q का A है और ये दोनों का मिलाकर A है। ये असमीका 1 बन जाएगी। इसी प्रकार विटामिन B के लिए लिख देंगे, विटामिन B के लिए। अब B के लिए भी इसी प्रकार से असमीका बनाएंगे। B के लिए दोनों में से B वाले ढूंढ लेंगे। B का मतलब विटामिन B कितना है, जो P भोज्य था उसमें 5 मात्रक है, तो 5 और y हो जाएगा। इसी प्रकार जो Q भोज्य था उसमें 2 मात्रक है, तो ये 2y हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना है यहाँ पर, 11 मात्रक विटामिन B है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। समीकरण बन जाएगा ये 2। अब हमें प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, सारा प्रश्न हमने यहाँ पर दर्शा दिया है गणितीय रूप में। अब इन असमीकाओं को हम दोनों को हल करेंगे और कटान बिंदु निकाल लेंगे। यहाँ पर हम x, y > 0 और लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि x और y के दोनों के मान जो होंगे वो 0 से ज्यादा होंगे। मतलब हम कोई से भी मिश्रण का मान या तो x का या फिर y का 0 नहीं ले सकते। यदि हम मान लो x का 0 मान ले लेते हैं, तो फिर
अकेला y बचेगा, y का मतलब फिर मिश्रण नहीं बन पाएगा, इसलिए हम x और y के मान 0 से बड़े लेकर चलेंगे। यहां पर हम हल कर लेते हैं अब असमीका 1 से और असमीका 1 से छोटी सी सारणी बना लेते हैं बिंदु निकालने के लिए, जिससे कि हम बिंदु निकालेंगे यहां पर x और यहां पर y। अब असमीका 1 में हम जब x का मान 0 रखते हैं तो 4y का मान 8 बचता है, यहां पर बराबर भी लगेगा। अब बराबर इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने 8 मात्रक भी कहा है, तो 8 मात्रक है इसलिए बराबर लगेगा यहां पर भी और यहां पर भी। यहां पर 8 कहा था, यहां पर 11 कहा था। यहां पर यदि हम x की जगह 0 रखते हैं x का मान, तो y का मान कितना निकल कर आएगा ये आपको देखना है। x का मान 0 हो जाएगा पूरा, ये बचेगा 4y का मान 8 और 4 से काटेंगे तो 2 बार ये कट जाएगा, इसका मतलब y का मान आ जाएगा 2। अब y की जगह 0 रखेंगे, ये सेम जैसे पिछली प्रश्नावली में हल किया था उसी टाइप से होगा। y की जगह 0 रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर 8 बचेगा, या आप कह सकते हैं 8 के बटे में आ जाएगा 3, तो इसे बोल देंगे हम 8/3। आप चाहो तो पॉइंटों में भी लिख सकते हो। यहां से जो बिंदु निकल कर आते हैं हमारे, वो आता है बिंदु कितने कितने आ जाएंगे, इसे मान लेंगे a, ये हो जाएगा 0,2, वह b हो जाएगा 8/3,0 तथा असमीका 1 में अब हमें 0 0 भी रखने होते हैं, जो ये वाले दिए हैं नीचे। 0 0 रखने पर, जब हम 0 0 रखेंगे दोनों के स्थान पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां पर भी 0 रख देंगे और यहां पर भी 0 रख देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा >= 8। मतलब यहां से 0 और ये 0, क्योंकि x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा और >= 8 रहेगा। अब ये बात सत्य है या असत्य है, ये हमको पहचानना है। यह है 0 बड़ा है 8 से या बराबर है 8 के, तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है ना तो 0 8 से बड़ा है और ना ही 0 8 के बराबर है, इसलिए ये बात क्या है, असत्य है। यदि हमें ये इधर को चिन्ह होता, मतलब 0 छोटा होता 8 से, तो ये बात सत्य होती। मतलब ये चीज जो है वो गलत है, क्योंकि 0 कभी भी बड़ा नहीं होता 8 से और ना ही 0 8 के बराबर होता है। इसी प्रकार असमीका 2 को हल करते हैं, सेम जैसे ये हल की है। तो यहां पर लिख देंगे असमीका 2 से असमीका 2 से फिर एक टेबल बनाते हैं छोटा सा, और टेबल बनाकर फिर यहां से x और y के मान फाइंड कर लेते हैं। x y, इसमें देखते हैं जब x के, ये x था हमारा, ये y धोखे से लिखा है, ये x और ये y था। यहां पर 5 और x है, जब यहां पर 0 रखेंगे हम तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2y बराबर 11। तो हम कह सकते हैं कि जो x का मान 0 है तो y का मान हो जाएगा 11/2। इसी प्रकार जब y का मान 0 रखेंगे इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 5x बराबर 11, मतलब 11/5 हो जाएगा x का मान। यहां से निकाल लेंगे हम बिंदु, अतः बिंदु अब हम यहां पर c मान लेते हैं, क्योंकि a भी हमने ऊपर मान लिए। तो बिंदु हो जाएगा 0,11/2, वह d हो जाएगा 11/5,0 तथा असमीका 1 में, सॉरी 2 में, अब 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे, 2 में 0 0 रखने पर, जब हम असमीका 0 0 रखते हैं, उस असमीका में यहां पर 0 0 रख देंगे, तो अब क्या प्राप्त होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 बड़ा है 11 से, हमें ये प्राप्त हो जाएगा। यहां पर 0 >= 11। अब ये देखो 0 बड़ा है 11 से या 0 बराबर है 11 के, इन दोनों में से कोई सी बात सही नहीं है, क्योंकि ना तो 0 बड़ा होता है 11 से और ना ही 0 बराबर होता है 11 के। तो ये भी क्या है, असत्य है। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं असत्य। अब जब हम असमीकाओं से ये बिंदु निकाल लेते हैं, तो हमें जो असमीका दी गई है, इन दोनों असमीकाओं को भी आपस में हल करना होता है, मतलब इन दोनों असमीकाओं के हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं। अब इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए आप जैसे चाहो समीकरणों को हल कर सकते हो। यदि हम y काटेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा करके 4y हो जाएंगी, 4y से 4y
कट जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें इन दोनों को हल करना है। आप जिस विधि से चाहें एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटा देता हूं। समीकरण 2 गुणा 2 माइनस 1, मतलब समीकरण 2 को 2 से गुणा करके 1 में से घटाने पर हमारी समीकरण 2 है 5x, तो 2 से गुणा करना है 10x हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22। घटाना है समीकरण 1, तो समीकरण 1 में लिख देता हूं 3x प्लस 4y बराबर 8। घटाएंगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस और ये भी माइनस। यहां से 4y से 4y कट जाएगा, 10x में से 3x जाएगा तो 7x बचेगा, यहां से 22 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 14। अब 7 से काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 14/2, और 2 से काट देंगे इसे, 2 सत्ते 14, सॉरी 14/7 है ये, और 7 दूनी 14। तो यहां से x का मान जो आता निकल कर वो आता 2। अब हमें y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रख देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखते हैं। समीकरण 1 है हमारी 3x, x की जगह 2 रख जाएगा, और प्लस 4y, और बराबर है हमारी 8। 4y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 तिया 6, तो ये हो जाता है हमारा 4y बराबर बचता है यहाँ से 2, या y बराबर बचेगा यहाँ से 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 यहाँ से हमारा y का मान निकल जाएगा, y बराबर 1/2। अब ये जो बिंदु प्राप्त हुआ हमें, x का मान 2 है और y का मान 1/2 है, तो ये हो जाएगा बिंदु E। ABCD हमने मान लिया, ये हो जाएगा बिंदु E, और E है x का मान 2 और y का मान 1/2। अब हम इसके लिए बना लेते हैं इसका डायग्राम। हमने ये डायग्राम बना लिया है। अब हमें दर्शाने हैं ये बिंदु डायग्राम पर। A है हमारा 0,2, तो हमें 0,2 देखना है। 0 तो ये मूल बिंदु होता है, 0,0। 0,2 का मतलब है x अक्ष पर 0 है, मतलब बिल्कुल भी नहीं जाना है, और y अक्ष पर जाना है 2 बिंदु। तो y अक्ष पर चलते हैं 1, 2। इसका मतलब है जो A बिंदु है हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0,2। इसी प्रकार B है 8/3,0, मतलब x अक्ष पर 8/3 जाना है और y पर बिल्कुल नहीं जाना है। 8/3 हो जाएगा लगभग 3 दूनी 6, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18, मतलब 2.66 के लगभग हो जाएगा। तो ये 2.5 तो आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 2.5 है। अब 2.6 हो जाएगा लगभग यहाँ, मतलब 7 से कुछ कम। तो इसी प्रकार से ले लेते हैं अंदाजा लगाकर। कोई ये जरूरी नहीं है कि सटीक ही हो बिल्कुल, क्योंकि ये जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ, ये ग्राफ पेपर पर ही बनते हैं। ये अब जो हमारी ए लाइन और बी लाइन प्राप्त हुई है यहाँ पर, इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देते हैं। ये है बी 8/3,0 की, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। अब दूसरी वाली लाइन देखते हैं। ये लाइन हमने खींच दी है। दूसरी वाली लाइन है हमारे पास सी 0,11/2, मतलब x अक्ष पर 0 है और y अक्ष पर चलना है हमें 11/2। तो इसे दर्शाते हैं सी बिंदु को। x अक्ष पर 0, y पर 11/2, मतलब 5.5 हो जाएगा ये। तो 5.5 हो जाता हमारा 1, 2, 3, 4, 5, और 5.5 बिल्कुल ऊपरी बिंदु पर ही यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देते हैं हम। ये हो जाता हमारा 5.5, ये हो जाता हमारा 5.5, मतलब 0,11/2 सी। अब डी बिंदु देखते हैं। डी है हमारा 11/5,0, 11/5 हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब 2.2 के बराबर। तो 2.2 आ जाता है हमारा यहां पर, लगभग 2.2। ये हो जाएगा 2.2 का बिंदु, और ये लिख देंगे यहां पर डी। डी है हमारा 11/5,0। इस बिंदु को मिला देंगे हम उस वाले बिंदु से। ये हो गई हमारी सी और डी वाली लाइन। अब देखते हैं हम, ये जो कटान बिंदु है ये है हमारा ई पॉइंट। ई का मतलब है 2,1/2, ये ई पॉइंट आ जाएगा। अब हमें ये देखना है, जो सत्य था वो देखना है और जो असत्य था वो देखना है। जो ए और बी प्राप्त हुए थे वहां पर असत्य था, सी और डी प्राप्त हुए थे वहां पर भी हमारा असत्य था।
मतलब दोनों ही बार असमिकाएं असत्य थी। ये जो प्राप्त हो रही है ये असत्य है और ये भी असत्य है। तो असत्य होती है तब चित्र कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो जब असत्य होता है, जिस असमिका का भी असत्य है उसका जो होता है चित्र वो मूल बिंदु से दूर की तरफ को चलता है। मतलब मूल बिंदु की तरफ को जब चलेगा जब सत्य होगा। मान लिया इस वाली रेखा का पहली का सत्य था तो मूल बिंदु की तरफ को चलता, यदि ये सत्य होता तब। तो अब जो है वो असत्य है इसलिए मूल बिंदु से दूर की तरफ को चलेगा। मतलब इस लाइन के ऊपर ऊपर छायांकित भाग होगा और दूसरी वाली का भी असत्य था इसलिए दूसरी वाली लाइन के भी ऊपर ही होगा छायांकित भाग। तो हमारा जो छायांकित भाग है वो इस प्रकार से इस लाइन के ऊपर आ जाएगा और दूसरी वाली लाइन के भी ऊपर ही आएगा। कोई सी भी लाइन के नीचे नहीं जाना है। यदि नीचे पहुंच जाएगा तो फिर सत्य वाला नियम पूरा होगा, जबकि हमारा जो पॉइंट है वो दोनों असत्य हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा छायांकित भाग हो जाएगा इधर वाला। यदि कोई सी भी लाइन के सत्य होता तो उस लाइन के हमारा ये चित्र जो है वो नीचे आ जाता। अब इसके लिए बना लेते हैं हम सारणी। सारणी हमने तैयार कर ली है। अब सारणी को किस प्रकार भरना है ये देखना है। ये हमारा जहां पर भी छायांकित भाग जिन जिन बिंदुओं को टच करता है वो बिंदु इस सारणी में लिखे जाते हैं। तो हम शुरू से देख लेते हैं। यहाँ पर इस बिंदु को टच करता है मतलब 0,11/2 को 0,11/2 को टच करता है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर इस वाले बिंदु को भी टच करता है मतलब 2,1/2 को टच करता है। और यहाँ से आगे चलते हैं फिर इस वाले बिंदु को टच करता है। ये बिंदु है हमारा 8/3,0 8/3,0। इन तीन बिंदुओं को हमारा जो डायग्राम है मतलब जो छायांकित भाग है वो इन तीनों बिंदुओं को टच करता है। तो ये तीनों बिंदु हमारे सारणी में लिए जाएंगे। ये वाला बिंदु सारणी में नहीं लिया जाएगा और ना ही ये वाला बिंदु सारणी में लिया जाएगा। तो ये दो बिंदु हमारे छूट जाएंगे क्योंकि यहाँ तक चित्र नहीं आता है। अब इनके मान रखते हैं। इसमें इनके मान रखेंगे तो 60 का 60 रहेगा गुणा x के स्थान पर 0 आ जाएगा प्लस 80 का 80 रहेगा और y के स्थान पर 11/2 हो जाएगा। ये 2 से काट देंगे हमारे 40 बार कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है 0। तो ये पूरा पद 0 है। ये बचेगा 2 से काटने के बाद 40 और 11 की गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। इसका मतलब 440 आ जाएगा। ये यहाँ पर रखेंगे। फिर वही सेम यही रखना है 60 गुणा x के स्थान पर 2 प्लस 80 गुणा y के स्थान पर 1/2। ये 60 दूनी 120 बनेगा और ये 40 बनेगा तो ये 160 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर रखते हैं तो 60 गुणा x के स्थान पर 8/3 प्लस 80 गुणा y के स्थान पर हो जाएगा 0। अब 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार और 8 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 मतलब 160। हमसे पूछा है सवाल में कि मिश्रण की न्यूनतम लागत कितनी होगी। तो मिश्रण की जो न्यूनतम लागत है वो हमारी यहाँ से बनेगी 160 दो स्थानों पर। यहाँ पर ये भी 160 है और ये भी 160 है। अब कौन सा आंसर सही होगा कौन सा नहीं होगा। वैसे जो उत्तरमाला इसकी उसमें आपको इसके दोनों ही आंसर मिल जाएंगे, लेकिन इसका ये आंसर सटीक होगा। क्यों? क्योंकि हमें बनाना है मिश्रण और मिश्रण बनाने के लिए भोज्य P का भी कुछ भाग चाहिए और भोज्य Q का भी कुछ भाग चाहिए। यदि हम दोनों भागों को नहीं मिलाते हैं तो उससे मिश्रण नहीं बनेगा। मतलब 8/3 का मतलब है कि केवल P का 8/3 लिया गया है, Q भोज्य का कोई भी भाग नहीं लिया गया है और अकेले P से मिश्रण नहीं बन सकता। इसलिए इसका सटीक आंसर ये माना जाएगा। आप चाहो तो दोनों आंसर को भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिख देंगे अतः 2,1/2 तथा 8/3,0 पर मिश्रण की न्यूनतम लागत 160 रुपए है। वही यहीं पर यह सवाल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। मतलब अब की बार हमें 2 प्रकार के केक बनाने हैं, जिसमें एक केक में 200 ग्राम आटा लगेगा, 25 ग्राम वसा। वसा का मतलब यहाँ पर तेल वगैरह वगैरह है ये सब। और दूसरे प्रकार का जो केक है उसमें 100 ग्राम आटा लगेगा और 50 ग्राम वसा लगेगी। मतलब इसमें आटा ज़्यादा है वसा कम है और इसमें आटा कम है तो वसा ज़्यादा है।
आ गए केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। मतलब आपको 5 किलो आटा दिया जाएगा, 1 किलो वसा दी जाएगी, तो इन दोनों चीजों से हमें अधिकतम केकों की संख्या बनाकर बतानी है। मतलब ज्यादा से ज्यादा इन सामानों में कितने केक बन सकते हैं। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। मतलब आप इन पदार्थों को छोड़कर बाकी पदार्थ जितने चाहे ले सकते हैं। केवल और केवल हमें आटा 5 किलो और वसा 1 किलो ही प्रयोग करनी है दोनों प्रकार के केकों में। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, माना कि एक प्रकार के केकों की संख्या x और दूसरे प्रकार के केकों की संख्या y है। अब हमें निकालना है उद्देश्य फलन। तो उद्देश्य फलन अब यहाँ पर आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कीमत वगैरह वगैरह कोई चीज नहीं दी गई है। अब ये पढ़ना है जो लास्ट दिया है, यहां से केकों की अधिकतम संख्या बताओ। मतलब ये वाला पूछा है इतनी चीज, केकों की अधिकतम संख्या बताओ। अधिकतम संख्या क्या होगी? मतलब हमने x प्रकार के एक केक माने हैं और दूसरे y प्रकार के माने हैं, तो टोटल संख्या हो जाएगी x प्लस y। तो यहां से हमारा ये उद्देश्य फलन बन जाएगा। मतलब हमसे कुल केक पूछे हैं कि एक प्रकार के केक कितने बनेंगे और दूसरे प्रकार के केक कितने बनेंगे, दोनों को जोड़कर हो जाएंगे हमारे x प्लस y केक। अब असमीका बनाते हैं जो इनसे बनेंगी। असमीका हम किस किस के लिए बनाएंगे? दो ही शर्तें दी गई हैं, 5 किलोग्राम आपके पास आटा है और 1 किलोग्राम वसा है। मतलब पहली असमीका हो जाएगी वसा के लिए, या फिर आप मान सकते हैं पहली असमीका आटे के लिए। तो पहले आटे के लिए लिख देते हैं। आटे के लिए असमीका बनाएंगे तो हमें देखना होगा कि आटा कितना है। ये पहले प्रकार के केक का आटा है 200 ग्राम। मतलब एक केक में लगता है 200 ग्राम आटा। हम कितने केक बना रहे हैं? x, इसलिए हो जाएगा 200x प्लस। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के केक में लगता है 100 ग्राम आटा, तो 100 ग्राम और कितने केक हैं? y। तो टोटल जो आटा हो जाएगा 200x प्लस 100y हो जाएगा। और हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 5 किलोग्राम आटा। मतलब आपको 5 किलोग्राम आटा दिया गया है, आप 5 किलोग्राम से ज्यादा आटा प्रयोग नहीं कर सकते, केवल आपको 5 किलोग्राम आटे में ही बनाने हैं। तो चिन्ह अब की बार रहेगा इधर को, क्योंकि आपको जो 5 किलोग्राम आटा है, 5 किलोग्राम को मैं यहाँ पर ग्राम में बना रहा हूं क्योंकि ये सब ग्राम में दिए गए हैं, इसलिए 5 किलोग्राम को भी हम 5000 ग्राम कर देंगे। अब ये चिन्ह की बात समझाते हैं कि चिन्ह ऐसा क्यों आया। हमें कहा गया है कि आपको 5 किलोग्राम आटा दिया गया है, मतलब 5 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आटा जो होगा आप या तो पूरे 5 किलो का प्रयोग करेंगे या 5 से कम का करेंगे, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होगा। अब 5 से ज्यादा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि 5 किलो जो है वो अधिकतम है, और जब 5 किलोग्राम अधिकतम है तो ये चिन्ह अधिकतम की तरफ को ही खुलता है। इसका मतलब है ये चिन्ह इधर की तरफ को खुलेगा। यदि हम इस असमीका को 100 से भाग दें तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा यहाँ से y, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 50। यहां से हमारी ये असमीका कुछ छोटी हो जाएगी भाग देने के बाद। आप चाहो तो बिना भाग दिए भी हल कर सकते हो। अब दूसरी असमीका बनाते हैं। दूसरी असमीका जो होगी वो होगी वसा के लिए। पहले प्रकार के केक में 25 ग्राम वसा है, तो 25 ग्राम एक केक में है, x केक है इसलिए 25x हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के केक में 50 ग्राम वसा है एक केक में, और हमारे केक है y, तो 50y हो जाएगा। और ये भी लेस देन इक्वल टू रहेगा, क्योंकि हमें अधिकतम 1 किलोग्राम वसा दी गई है, इससे ज्यादा वसा आपको नहीं मिलेगी, इसलिए 1 किलोग्राम वसा की तरफ हम 1000 ग्राम लिख देंगे। यहां पर भी आप 25 से भाग दे देंगे तो ये x बचेगा, ये 2y बचेगा, और ये लेस देन ये हो जाएगा 40 के बराबर। ये दो हमारी असमीकाएं बन गई हैं। अब दोनों असमीकाओं को हल करने के लिए सारणी बना लेते हैं, जिससे कि हमें बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। असमीका 1 में जब x का मान हम 0 रखेंगे, यहाँ पर जब x की जगह आप 0 रखेंगे तो y का मान जो बचेगा वो बचेगा 50। इसी प्रकार से जब y का मान 0 रखेंगे तो y की जगह 0 रखने के बाद ये बचेगा 2x बराबर 50। 2 से काटेंगे 50 को तो कट जाएगा 25 बार। तो ये हमारे बिंदु प्राप्त हो जाएंगे असमीका 1 से। यहाँ पर लिख देंगे अतः बिंदु, मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। मतलब जो बिंदु थे हमारे वो थे 0,50 और b था 25,0। तो ये मैंने बिंदु लिख दिए हैं। और असमीका 1 में जब 0 0 रखते हैं, जो अभी पहले रखा था, तो 0 0 रखने पर यहाँ पर जब आप यहाँ पर 0 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। 0 लेस देन इक्वल टू 50 बचेगा हमारे पास, 0 लेस देन इक्वल टू 50।
अब आप इस बात को सत्य और असत्य में निर्धारित करेंगे कि ये पॉइंट सत्य है या असत्य है। हम देखते हैं कि 0 छोटा है 50 से या 0 बराबर है 50 के, तो इन दोनों में से कम एक बात सत्य होनी चाहिए। तो ये वाली बात सत्य है कि 0 छोटा है 50 से, क्योंकि 0 50 से छोटा होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। इसी प्रकार हम दूसरी असमीका को हल करते हैं। असमीका 2 में भी इसी प्रकार पहले x के स्थान पर 0 रखना है। तो जब x के स्थान पर 0 रखते हैं तो 2y बराबर 40 बचेगा, मतलब y का मान 20 हो जाएगा 2 से काटने के बाद। इसी प्रकार जब y के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाता है, x का मान बचता है हमारा 40। इस प्रकार से यहाँ से भी हमारे 2 बिंदु प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं अतः बिंदु, यहाँ पर हमने a b यहाँ पर माने थे, तो यहाँ c और d मान लिए हैं। अब असमीका 2 में 0 0 रखेंगे, तो 0 0 रखने पर यहाँ पर देखते हैं हम, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाता है 0 <= 40। अब हमें ये बात ये देखना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। 0 छोटा है 40 से या 0 बराबर है 40 के, तो बराबर तो नहीं होता है, लेकिन 0 छोटा है 40 से, इनमें से एक बात कोई सी सत्य होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा सत्य। यदि ये चिन्ह इधर होता तो दोनों ही असत्य होती, तब यहाँ पर असत्य आता पहले प्रश्न की तरह। अब इसके लिए हम जो असमीका 1 और 2 थी, इन दोनों को हल कर लेते हैं, मतलब दोनों असमीकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ पर असमीकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए आप चाहो तो 2x ये है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करके 2x बना सकते हो, और ये y है और ये 2y है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करके 2y बना सकते हो। दोनों असमीकाओं को किसी भी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहली समीकरण को 2 से गुणा करके दूसरी समीकरण को घटा देता हूँ। पहली समीकरण में जब 2 से गुणा करते हैं तो ये 4x + 2y और बराबर हो जाता है 100 के, क्योंकि 2 से गुणा किया हमने। दूसरी असमीका को घटाएंगे तो दूसरी असमीका हमारी x + 2y और बराबर 40। दोनों को घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं इसके, यहाँ से 2y कट जाएंगी, 4x में से 1x जाएगा तो 3x बचेंगे, और यहाँ से बचेगा 60। दोनों को काट लेंगे 20 बार, तो x का मान जो आ जाता है वो आता है 20। अब हम y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। दोबारा से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखते हैं आप, तो आपको प्राप्त हो जाएगा, ये था हमारा 2x, तो 2 और x के स्थान पर 20 + y बराबर था 50 के। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 50, और ये 20 दूनी 40 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो y का जो प्राप्त होगा मान वो होगा 10। यहाँ से x का मान, यहाँ से y का मान प्राप्त कर लिया है, यहाँ से x का मान, यहाँ से y का मान प्राप्त कर लिया है। अब लिख देते हैं बिंदु, अतः बिंदु, ये हमारा आ जाता है 5वां बिंदु E, और ये मान लेंगे हम 20,10। ये हुआ x का मान 20 और y का मान हुआ 10। अब इनके लिए हम डायग्राम तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम तैयार कर लिया है और बिंदु यहाँ पर लिख लिए हैं। बिंदु है 0,50 और 25,0। पहला है 0,50, मतलब x अक्ष पर 0 है, मतलब बिल्कुल भी नहीं जाना है, और y अक्ष पर 50 है, तो y अक्ष पर 50 जाना है। अब एक बिंदु को हमने लिखा यहाँ पर 10 के बराबर, तो यहाँ पर इसके मात्रक और लिख देते हैं। हमने यहाँ पर एक खाना लिख दिया 10 केक के बराबर, मतलब एक खाने में 10 केक यहाँ पर आएंगे। तो 50 दर्शाने के लिए आपको 5 खाने करने होंगे, 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा ए बिंदु 0,50। इसी प्रकार बी है 25,0, मतलब y अक्ष पर 25 और x पर 25 और y पर 0 है। 0 का मतलब बिल्कुल नहीं जाना है, केवल x पर जाना है 25। ये 10 20 और ये हो जाएगा बीचों बीच 25, तो ये बी बिंदु हो जाएगा 25,0। अब इन दोनों को मिला देते हैं। अगले बिंदु देखते हैं C, 0,20 है, तो ये 10 और ये 20, ये हो जाएगा हमारा C बिंदु 0,20। और D है 40,0, तो ये 10 20 30 40 हो जाएगा यहाँ पर D 40,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इसे और इसे, क्योंकि ये 20 का है और ये 40 का है। ये हमारे दोनों बिंदु मिल चुके हैं। अब पहुंचना है हमें वहां पर जहां पर कि हमने मूल बिंदु 0 0 रखे थे असमीकाओं में, मतलब हमें सत्य और असत्य प्राप्त हुए थे। पहली असमीका के लिए भी हमें सत्य प्राप्त हुआ था और दूसरी असमीका के लिए भी हमें सत्य प्राप्त हुआ था। और जब सत्य प्राप्त होता है तो दोनों ही लाइनों के, मतलब जितनी भी लाइनें हैं
सभी लाइनों के नीचे आता है छायांकित भाग और मूल बिंदु की तरफ को हो जाता है। मतलब असत्य था पहले वाले सवाल में तो हमने इधर भरा था, लेकिन अब की बार सत्य है तो दोनों ही लाइनों के नीचे भरा जाएगा मूल बिंदु की तरफ को करके, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारा पहली वाली लाइन के नीचे यहां तक। अब दूसरी वाली लाइन है ये, तो इसके भी नीचे आना है इस प्रकार से। तो ये हमारा इतना हो जाएगा छायांकित भाग। अब ये छायांकित भाग है, ये किन किन बिंदुओं को टच करता है वही बिंदु हमारे सारणी में लिए जाएंगे। पहला बिंदु ये है, अब दूसरा ये है, ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है जो ई था। ई था हमारा 20,0, सॉरी 20,10, यहां पर 10 कर देंगे। और ये बिंदु है, इसे भी टच करता है, ये है हमारा 25,0। इसके लिए हम बना लेते हैं सारणी। सारणी भी हमने तैयार कर ली है और ऊपर लिख दिया z के मान के लिए सारणी। अब कोणीय बिंदु लिख लेते हैं। पहला कोणीय बिंदु है 0,20। दूसरा है कोणीय बिंदु का मतलब है जो इसकी छायांकित भाग की कोण पर आते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 है, लेकिन मूल बिंदु को इसमें नहीं लेते हैं। दूसरा है 20,10 और ये है 25,0। 3 बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं। अब तीनों बिंदुओं को यहां पर रख देते हैं। x के स्थान पर 0 प्लस y के स्थान पर 20, तो ये हो जाएगा 20। फिर x के स्थान पर 10 उस 20 और y के स्थान पर 10, ये हो जाएगा 30। यहाँ पर x के स्थान पर 25 और y के स्थान पर 0, सभी में 0 रखने पर ये हो जाता है 25। अब यहाँ पर हमसे पूछा था अधिकतम मान, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो 30 है वो अधिकतम है। अब ये 30 अधिकतम है, इसलिए यही हमारा केकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एक प्रकार के केकों की संख्या 20 तथा दूसरे प्रकार के केकों की संख्या 10 है। नीचे लिख देंगे यही हमारा आंसर होगा। ये लिख दिया मैंने, अतः केकों की अधिकतम संख्या 30 है, जिसमें एक प्रकार के 20 केक तथा दूसरे प्रकार के 10 केक हैं। तो आज की वीडियो में 2 ही सवाल करेंगे हम, अगले सवालों को अगली वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।